हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल। सो पिछली क्लास में हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में पढ़ रहे थे और वहां पर हमने सेल साइकिल की डेफिनेशन पढ़ा, सेल साइकिल के टाइप्स पढ़े और हम पढ़ रहे थे माइटोसिस के बारे में। करेक्ट। तो देखो, अब हम थोड़ा है ना डिटेल में पढ़ते हैं कि एक्चुअल में माइटोसिस का मतलब है क्या। ओके, देखो, अगर हम माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन एंड रुक जा, पहले ये पूरा कंप्लीट कर लेने दे, ये कंप्लीट कर लेने दे मुझे पहले। So mitosis is also called equational division. So what do you mean? What is the mean of equational division here? क्या मतलब है इक्वेशनल डिवीजन का? तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइटोसिस एंड व्हाई माइटोसिस कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। ओके, सो देखो, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल हैं। करेक्ट। तो हमारे अंदर सोमेटिक सेल्स हैं, हमारी पूरी बॉडी की जो सेल्स हैं उनको हम सोमेटिक सेल्स कहते हैं, एक्सेप्ट हमारे गैमेट्स। ठीक है, वो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, बट हम यहां पर बात कर रहे हैं सोमेटिक सेल की। तो जितने भी सोमेटिक सेल हमारी बॉडी के अंदर हैं वो सभी के सभी सोमेटिक सेल होते हैं डिप्लॉइड। अब डिप्लॉइड का मतलब क्या है? डिप्लॉइड का मतलब वो होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेयर। ऐसे सेल्स जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर्स में होते हैं, ऐसे सेल को हम डिप्लॉइड सेल कहते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो सोमेटिक सेल है वो एक डिप्लॉइड सेल है, क्योंकि हमारे सोमेटिक सेल के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब इन 46 क्रोमोसोम ये जो हमारे सेल के सोमेटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं पेयर्स में, मतलब टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हमारे अंदर होते हैं। अब क्योंकि हमारे अंदर ये 46 क्रोमोसोम है, ये 23 पेयर में पाए जाते हैं, तो इसलिए हम इस सेल को डिप्लॉइड सेल कहते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सोमेटिक सेल है ऑल आर डिप्लॉइड। इज इट क्लियर? चलो देखो, जब कभी भी हमारे अंदर माइटोसिस होगा, सोमेटिक सेल के अंदर माइटोसिस होगा, तो ये हमेशा दो नए डॉटर सेल्स बनाएंगे। एक ये डॉटर सेल रहा, दूसरा ये डॉटर सेल रहा, हमने इनको नाम दे दिया डॉटर सेल। ठीक है, अब देखो, इनका प्लॉइडी, अगर ये डिप्लॉइड है, 46 क्रोमोसोम है, तो इनसे जो भी सोमेटिक सेल से जो भी नए सेल्स बनेंगे, जो भी डॉटर सेल्स बनेंगे, वो भी 46 क्रोमोसोम होंगे दोनों के पास ही। बोथ हैव 46 क्रोमोसोम। करेक्ट। इसलिए क्योंकि एक डिप्लॉइड सेल फिर से दो नए डिप्लॉइड सेल बना रहा है, इसलिए हम इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं इसको, क्योंकि एक डिप्लॉइड सेल्स फिर से दो नए डिप्लॉइड सेल को बना रहा है, इसलिए इसको हम एक इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इज इट क्लियर? तो माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन एक इक्वेशनल डिवीजन होता है। चलिए अब एक बार हम पढ़ लेते हैं
क्या दिया हुआ है, देखो आगे हमें ये दिया हुआ है कि भाई माइटोटिक सेल डिवीजन एनिमल्स के अंदर भी होता है और प्लांट्स के अंदर भी होता है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर। तो सबसे पहले हम एनिमल्स का देखते हैं कि एनिमल्स में क्या डिफरेंट है एज कंपैरिजन टू दी प्लांट। तो सबसे पहले एनिमल्स का अगर हम देखो तो लिखा हुआ है कि देखो एनिमल के अंदर माइटोसिस जो है वो सीन ओनली इन डिप्लॉइड सेल, मतलब एनिमल के अंदर जो माइटोसिस है वो सिर्फ आपको डिप्लॉइड सेल के अंदर ही देखने को मिलेगा, किसी भी हैप्लॉइड सेल के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, हैप्लॉइड का मतलब होता है कि आपके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे हो, हाफ हो, मतलब जो डिप्लॉइड में पेयर्स में पाए जाते हैं, हैप्लॉइड सेल के अंदर क्रोमोसोम पेयर्स में नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि डिप्लॉइड में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे जो कि 23 पेयर में थे, करेक्ट, बट इन हैप्लॉइड सेल्स ये सिर्फ 23 क्रोमोसोम ही होंगे, 23, नॉट इन अ पेयर, ओनली 23, इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओनली स्मॉल एन से, और ऐसे सेल को हम हैप्लॉइड सेल कहते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर अगर हम देखें मोस्टली जो सेल्स है हमारी बॉडी के अंदर वो डिप्लॉइड सेल्स है। हैप्लॉइड सेल सिर्फ हमारे गैमेट्स होते हैं, उनके अंदर माइटोसिस नहीं होती है। माइटोसिस इज ओनली हैपन इन डिप्लॉइड सेल्स, इज इट क्लियर? ओके, बट अगर हम वहीं पे प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट के अंदर माइटोटिक डिवीजन हैप्लॉइड सेल में भी होता है और डिप्लॉइड सेल में भी होता है। अब इसका क्या मतलब कि प्लांट के अंदर हैप्लॉइड सेल के अंदर भी माइटोसिस हो रहा है और डिप्लॉइड सेल के अंदर भी माइटोसिस हो रहा है। एनिमल में तो सिर्फ डिप्लॉइड में हो रहा है, लेकिन प्लांट के अंदर तो हो ही नहीं रहा है। प्लांट के अंदर तो दोनों के अंदर माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, डिप्लॉइड सेल में भी हैप्लॉइड सेल में। तो इस चीज को हम थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि प्लांट के अंदर क्यों डिप्लॉइड सेल भी माइटोटिक डिवीजन कर रहा है और क्यों हैप्लॉइड सेल भी माइटोटिक डिवीजन कर रहा है। तो इसको समझते हैं जरा। देखिए, अगर आप प्लांट किंगडम पढ़ोगे तो आप प्लांट किंगडम में आपको देखने को मिलेगा कि प्लांट की पूरी लाइफ साइकिल में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, और उस ऑल्टरनेशन जनरेशन में प्लांट गैमेटोफाइटिक बॉडी भी होती है, प्लांट की स्पोरोफाइटिक बॉडी भी होती है। तो प्लांट की लाइफ साइकिल को अगर आप देखोगे तो प्लांट की लाइफ साइकिल दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक गैमेटोफाइटिक बॉडी होती है प्लांट की, और एक होती है स्पोरोफाइटिक। करेक्ट। अब आपको यह समझना है कि जो भी गैमेटोफाइटिक बॉडी होगी प्लांट के अंदर वो हम हमेशा होगी हैप्लॉइड, और जो भी स्पोरोफाइटिक बॉडी होगी प्लांट के अंदर वो होगी डिप्लॉइड। करेक्ट। तो क्योंकि इसका नाम है गैमेटोफाइटिक बॉडी, तो ये हमेशा क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे गैमेट्स। और जो स्पोरोफाइटिक बॉडी है वो हमेशा क्या बनाएंगे, स्पोर्स। अब यहीं पे थोड़ा डिफरेंस है। देखो, ये क्योंकि गैमेटोफाइट बॉडी है तो ये गैमेट्स बनाएगा, तो एक गैमेटोफाइट बॉडी जब गैमेट्स बनाएगा तो गैमेट्स भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है, लेकिन यहां पर जो गैमेटोफाइट बॉडी से गैमेट्स बनने हैं वो बनते हैं माइटोसिस से। तो यहां पर आपको समझ में आया ना कि एक हैप्लॉइड बॉडी एक दूसरी हैप्लॉइड बना रही है, किस प्रोसेस से, माइटोसिस प्रोसेस से। क्लियर। लेकिन एनिमल्स में हमने क्या देखा था, एनिमल्स में हमने ये देखा था कि डिप्लॉइड बॉडी ही सिर्फ माइटोसिस करती है, लेकिन प्लांट के अंदर जो कि एक गैमेटोफाइट बॉडी जो है वो एक क्या है, हैप्लॉइड बॉडी है, वो माइटोसिस करके गैमेट बना रही जो कि खुद एक क्या है, हैप्लॉइड बॉडी है। लेकिन अगर प्लांट की स्पोरोफाइट की बात करें तो ये बनाते हैं स्पोर्स, और ये स्पोर्स बनाते हैं मियोसिस प्रोसेस करके। मियोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी हाफ, तो जो स्पोर्स होते हैं वो होते हैं हैप्लॉइड। तो इस डिप्लॉइड बॉडी से क्या बन रहा है हमारे प्लांट के अंदर, एक हैप्लॉइड बॉडी बन रही है।
देखो, एक तो ये आ गया कि भाई हैप्लॉइड बॉडी से हैप्लॉइड बॉडी बना रहा है। दूसरा चीज ये समझिए, प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है, भाई प्लांट, कोई भी प्लांट है ग्रोथ करता है, प्लांट जब ग्रो करता है, प्लांट की ग्रोथ होती है माइटोसिस की वजह से। क्योंकि जो ये सेल है, जो डिप्लॉइड सेल है 2n सेल, क्योंकि प्लांट की स्पोरोफाइटिक, प्लांट के अंदर ग्रोथ होती है तो ग्रोथ भी प्लांट की अंदर किसकी वजह से हो रही है बेटा? माइटोसिस की वजह से हो रही है। प्लांट अगर ग्रो कर रहा है तो उसके पीछे भी रीजन क्या है? माइटोसिस है। इसलिए वहां पर ये लिखा है कि प्लांट के अंदर चाहे हैप्लॉइड सेल हो चाहे डिप्लॉइड सेल हो, दोनों के अंदर माइटोसिस होता है। बट एनिमल के अंदर ऐसा नहीं होता। एनिमल के अंदर सिर्फ डिप्लॉइड सेल के अंदर क्या होता है बेटा? डिप्लॉइड सेल के अंदर क्या होता है? माइटोसिस होता है। तो देखो, आगे वाला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है एनिमल के अंदर एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है मेल हनी बीज का। क्योंकि जो मेल के जो हनी बी होते हैं वो हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड करते हैं, और वो हैप्लॉइड सेल कैसे होते हैं? और हैप्लॉइड सेल के अंदर क्या होता है? माइटोसिस। ये सिर्फ एक हनी बी के अंदर ही ऐसा होता है कि जो हैप्लॉइड सेल है उनके अंदर माइटोसिस। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि क्या है एक्चुअल में। ये देखो, इसको समझाता हूं मैं आपको। देखो, जो हनी बी होती है ना, हनी बी की 3 कास्ट होती है। किसी भी हाइव के अंदर हनी बी 3 तरीके की हनी बी पाए जाएंगी। थोड़ा सा हनी बी के बारे में समझ लो, ज्यादा नहीं डीप में जाएंगे, बस थोड़ा समझिए। देखो, 3 तरीके की हनी बी हाइव्स के अंदर पाई जाती है। पहले हनी बी को हम बोलते हैं क्वीन, जो सबसे बड़ी होगी साइज में हाइव्स के अंदर, इसको हम बोलेंगे क्वीन। क्वीन का जो प्लोइडी लेवल होता है वो होता है 2n, करेक्ट। एक होता है ड्रोन, जो मेल होता है उसको हम बोलते हैं ड्रोन्स। ड्रोन्स का प्लोइडी लेवल होता है हैप्लॉइड, करेक्ट। एक होते हैं वर्कर बी, जो सारे काम करते हैं, जो नेक्टर लेके आते हैं, करेक्ट। वर्कर बी जो होते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड होते हैं। मतलब ये हम ये कह सकते हैं वर्कर बी क्या होते हैं? अनफर्टिलाइज होते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। अब होता क्या है कि जो ड्रोन्स हैं, ये ड्रोन्स बनते कैसे हैं कि क्वीन जो है वो कुछ एग देती है, ठीक है। अब जो एग ये देती है क्वीन, वो मियोसिस से देती है। अब मियोसिस से जो एग बनते हैं वो सारे एग कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, करेक्ट। अब ड्रोन्स के अंदर भी एग स्पर्म बनते हैं, करेक्ट। अब ये स्पर्म जिनको फर्टिलाइज कर देता है, जिस एग को फर्टिलाइज कर देता है वो तो बन जाती है क्वीन। और कुछ एग जो फर्टिलाइज नहीं होते हैं, जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, वो एग के अंदर माइटोसिस होती है, और माइटोसिस होके वो एक हनी भी बना लेते हैं। माइटोसिस से ही मतलब ये जो अनफर्टिलाइज एग है, जो हैप्लॉइड सेल है, ये अनफर्टिलाइज एग, इसी के अंदर माइटोसिस हो के ये एक पूरी बी की बॉडी बना लेता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? ड्रोन्स कहते हैं। इसलिए कहा गया कि हनी बी के हैप्लॉइड सेल के अंदर माइटोसिस होती है, क्योंकि ये जो एग है ये हैप्लॉइड है और इसके अंदर माइटोसिस होती है, और इसके माइटोसिस से होने की वजह से क्या बनते हैं? ड्रोन्स बनते हैं। इसलिए ड्रोन्स का जो प्लोइडी लेवल होता है वो हैप्लॉइड होता है। क्लियर? चलिए, यहां तक हमारा हो गया। अब देखो, मैं एक और चीज यहां पर आपको समझा दूं कि माइटोसिस के 2 फेज होते हैं। माइटोसिस को हम 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला फेज होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा फेज होता है साइटोकाइनेसिस। क्या डिफरेंस है दोनों में, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में? तो समझिए, देखो, कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस, सेल का न्यूक्लियस, करेक्ट। काइनेसिस मतलब डिवीजन, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, और काइनेसिस मतलब डिवीजन।
देखो, जब कोई भी सेल डिवाइड करेगा, मान लीजिए कि ये कोई सेल है, ठीक है, इसका एक न्यूक्लियस है, तो सबसे पहले ये अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा, ये अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा। तो जब ये न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा तो इसके अंदर कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे? इसके अंदर 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो हम इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। Karyokinesis is division of nucleus in a cell. After karyokinesis completed, the cytoplasm of the cell is also divided into a 2 daughter bodies. एक ये और एक ये, इनको ही हम क्या बोल देते हैं? डॉटर बॉडी बोल देते हैं। तो ये है कैरियोकाइनेसिस और ये है साइटोकाइनेसिस। सिंपल। तो माइटोसिस के 2 फेज हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। अब फर्दर हम कैरियोकाइनेसिस को 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं। कैरियोकाइनेसिस के 4 फेज होते हैं बेटा। कौन कौन से 4 फेज होते हैं कैरियोकाइनेसिस के? देखो, कैरियोकाइनेसिस के 4 फेज के बारे में देखते हैं। आपको याद रखना है पी एम ए टी से। टीमेट, पी फॉर प्रोफेज, पहला फेज होता है माइटोसिस का, कैरियोकाइनेसिस का प्रोफेज। सेकंड फेज होता है मेटाफेज। थर्ड फेज होता है एनाफेज एंड द लास्ट वन इज टीलोफेज। तो ये 4 फेज होते हैं आपके कैरियोकाइनेसिस के, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जिसको हम पीमेट के भी नाम से याद रख सकते हैं। अब इन फेजेस में क्या क्या होता है सेल साइकिल के अंदर, उसको हम समझेंगे। देखो, देखो सबसे पहले हम प्रोफेज के बारे में देखते हैं। प्रोफेज जो है वो आता है किसके बाद में? एस फेज के बाद में। जैसे ही एस फेज खत्म होगा या G2 फेज खत्म होगा, उसके तुरंत बाद कौन सा फेज आता है? प्रोफेज आता है। अब हमने ये देखा था कि जो एस फेज होता है उसमें क्या होता है? उसमें मान लो ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम की क्या हो जाती है? कॉपीज बन जाती है। जितने भी क्रोमोसोम होंगे उनकी क्या बन जाती है? कॉपीज बन जाती है। किसके अंदर? कौन से फेज के अंदर? एस फेज के अंदर। लेकिन आपको यह समझना है, ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई इस तरीके की कॉपीज बन गई, लेकिन एस फेज के अंदर क्रोमोसोम जैसे नहीं दिखाई देते। इट नॉट इन अ कंडेंस्ड फॉर्म। कैसे होते हैं? मान लो ये सेल है, करेक्ट, सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये कुछ ऐसे पड़े रहते हैं, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इस तरीके से इस तरीके से होते हैं, कंडेंस नहीं होते, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनता इनका एस फेज के अंदर। लेकिन जैसे ही ये एंटर करते हैं प्रोफेज के अंदर तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। एक तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये थोड़ी थोड़ी डिसइंटीग्रेट होने लग जाएगी और न्यूक्लियस कुछ ऐसा आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कंप्लीटली कंडेंस नहीं होते, लेकिन आपको कुछ थोड़ा बहुत कंडेंस फॉर्म में दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं प्रोफेज के अंदर। चलिए एक बार रीड करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है,
प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस पहली स्टेज होती है किसकी? प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। और ये किसके बाद आती है? इट बिगिन आफ्टर द एस एंड द G2 फेज। एंड क्या होता है इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, इनिशिएशन ऑफ क्रोमोसोमल क्रोमेटिन कंडेंसेशन। जो क्रोमोसोम है, देखो इस तरीके से आपको पहले ये जो दिख रहा है ना, ये क्रोमेटिन फाइबर है ना, और ये क्रोमेटिन फाइबर धीरे धीरे कंडेंस होने लग जाती है और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है डिसइंटीग्रेट हो रही है। और लेट प्रोफेज के अंदर आपको इस तरीके के क्रोमोसोम दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड, सेंट्रोसोम बिगिन टू मूव टूवर्ड अपोजिट पोल्स। इसको समझाता हूं मैं जरा, देखो ये क्या कह रहा है, समझो। देखो ये कह रहा है कि ये आपका सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो रही है। यहां पर आपके क्रोमोसोम कंडेंस हो रहे हैं इस तरीके से। यहां पर जो सेंट्रोसोम है, एक सेंट्रोसोम ये और ये एक सेंट्रोसोम, दूसरा सेंट्रोसोम ये, तीसरा सेंट्रोसोम, दूसरा सेंट्रोसोम ये। ठीक है, पहला सेंट्रोसोम ये है, दूसरा सेंट्रोसोम ये है। अब ये सेंट्रोसोम धीरे धीरे यहां अपोजिट पोल में जाना स्टार्ट कर देंगे एक दूसरे से। ये वाला जो है सेंट्रोसोम ये इस वाले पोल पे जाना स्टार्ट कर देगा, ये वाला सेंट्रोसोम इस वाले पोल पे जाना स्टार्ट कर देगा। और इन दोनों ही पोल से कुछ ऐसे इस फॉर्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं, ऐसे। माइक्रोट्यूब्यूल्स इज ऑल्सो अ सेल ऑर्गेनेली। ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलने लग जाते हैं। इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल्स जब ये निकलते हैं इन सेंट्रोसोम से, हम इनको बोलते हैं एस्टर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। करेक्ट? ये आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं लेट प्रोफेज के अंदर, इस तरीके से स्ट्रक्चर। ये आपका डीएनए ऐसे कंडेंस हो जाएगा, ऐसे फॉर्म दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखो यही लिखा हुआ है, अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो सेंट्रोसोम्स रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर्स, टू एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर इज कॉल्ड माइटोटिक apparatus. This is important point. At the end of prophase, no cell organelle or nuclear envelope is seen. This is also very important. प्रोफेज के खत्म होने तक कोई भी सेल ऑर्गेनेली आपको दिखाई नहीं देगा। पूरे सेल के अंदर सारे सेल ऑर्गेनेली डिसअपियर हो जाते हैं और इवन जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो भी धीरे धीरे डिकम्पोज या डिसइंटीग्रेट आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है प्रोफेज में। तो प्रोफेज में क्या क्या होगा? प्रोफेज में जो क्रोमेटिन फाइबर है वो क्या हो जाएंगे? कंडेंस होके क्या बना लेंगे? क्रोमोसोम बना देंगे लेट प्रोफेज के अंदर। इसके अलावा आपको जो सेंट्रोसोम है वो अपोजिट पोल में जाएंगे और दे फॉर्म अ एस्टर। करेक्ट? एंड देन प्रोफेज में सारे सेल ऑर्गेनेली आपके धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएंगे। चलो लेट्स मूव टू दी मेटाफेज एंड व्हाट विल हैपन इन दी मेटाफेज। ओके, सो इन मेटाफेज, अगर हम मेटाफेज के अंदर देखें तो देखो मैं एक बार समझाता हूं आपको कि होगा क्या मेटाफेज के अंदर। देखो ये एक सेल, हमारा सेल है ये, है ना। अब इस सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको कुछ ऐसे दिखाई देगी क्योंकि वो पूरी तरीके से
डिसइंटीग्रेट हो गई है, और यहां पर आपकी सेल है, वो क्रोमोसोम है। देखो, अब इस क्रोमोसोम के कुछ पार्ट्स हैं जो आपको समझने हैं। देखो, पहला वाला पार्ट जो आपको समझना है कि ये दोनों जो सिस्टर क्रोमेटिड है, ये 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 इस क्रोमेटिड को हम बोलते हैं ए, और इस क्रोमेटिड को हम बोलते हैं बी। जो ए है वो बी की सिस्टर क्रोमेटिड है। क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड। और ये मान लो हम इसको नाम देते हैं सी और इसको नाम देते हैं डी। सी और डी एक दूसरे की क्या है? ये भी एक दूसरे की सिस्टर क्रोमेटिड है। और ये जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है वो दे विल अटैच विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रोमियर। ये बीच में क्या है? इसके सेंट्रोमियर है, जिससे ये दोनों क्रोमेटिड अटैच है। इसके अलावा क्रोमोसोम के साइड में एक स्ट्रक्चर लगा होता है जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं यहां पर काइनेटोकोर। इधर भी लगा होगा, दोनों साइड ऐसे इस तरीके से दिख रहा है ना आप सभी को इसमें? ये इधर भी काइनेटोकोर है, इधर भी काइनेटोकोर है। मैं लिख देता हूं इसको। क्लियर? तो दोनों तरफ ये काइनेटोकोर है। अब यहां पर आपके पास इधर भी और इधर भी दोनों तरफ आपके पास सेंट्रोसोम है। और मैंने अभी बताया कि इन दोनों सेंट्रोसोम से क्या निकल रही है? स्पिंडल फाइबर लग रही। अब इसका ये जो स्पिंडल फाइबर है, एक यहां पर जुड़ जाएगा और एक यहां से जो आएगा वो यहां ऐसे जुड़ेगा। इसका भी सेम ऐसे ही है कि एक यहां से आएगा, यहां जुड़ेगा, अटैच करेगा, और एक यहां पर आके अटैच हो जाएगा। और ये क्या करेंगे? इनको पुल करेंगे। इसके पुल करने से पता है क्या होगा? पहले तो इतना समझ लो कि इतना होगा कि इस सेंट्रोसोम पोल पे आ जाएगा, ये वाला सेंट्रोसोम भी पोल पे आ जाएगा। दोनों से क्या निकलेगा? स्पिंडल फाइबर निकलेंगे। इनको हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर कुछ नहीं, एक सेल ऑर्गेनेल है जिसको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। ठीक है? तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्रोमोसोम के काइनेटिक कोर से जाके क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं इधर इधर इधर। तो किससे अटैच हो रहे हैं? माइक्रो स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच हो रहे हैं। करेक्ट? अब आगे क्या होगा? देखो, आगे ये होगा कि ये दोनों गलत बन गया थोड़ा। ये जितने भी क्रोमोसोम हैं इस तरीके से इक्वेटर पे आ जाएंगे। इस तरह के इक्वेटर पे आ जाएंगे। इन सभी के पास क्या होगा? सेंट्रोमियर होगा, जिससे ये अटैच है सभी। करेक्ट? और इन दो सभी के साइड में क्या होगा? काइनेटोकोर होगा। इधर भी काइनेटोकोर, इधर भी काइनेटोकोर, इधर भी काइनेटोकोर, इधर भी काइनेटोकोर, इधर भी, इधर सब जगह पे क्या होंगे? यहां पर काइनेटोकोर होंगे। और ये काइनेटोकोर क्या होंगे? अटैच होंगे यहां से। सेंट्रोसोम होगा, ये सेंट्रियोल है सेंट्रोसोम का, इधर इधर सेंट्रियोल है सेंट्रोसोम का। और इनसे निकल होंगे स्पिंडल फाइबर। इसका स्पिंडल फाइबर इसके काइनेटोकोर से अटैच होगा। इसका इस सेंट्रोसोम का स्पिंडल फाइबर इसके दूसरे काइनेटोकोर से अटैच होगा। यहां से एक और निकलेगा, ये यहां अटैच हो जाएगा। यहां से निकलेगा, ये इधर अटैच हो जाएगा। एक इधर से निकलेगा, ये इधर अटैच होगा। एक इधर से निकलेगा, ये इधर अटैच होगा। ये इधर अटैच होगा, ये इधर अटैच होगा, और ये इधर अटैच हो जाएगा। ये सारे जो क्रोमोसोम हैं, ये सारे क्रोमोसोम सभी इक्वेटर पे आ गए हैं।
और इक्वेटर क्या, हम इसको एक प्लेट बोल देते हैं, ये एक प्लेट बन जाती है जिसको मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मेटाफेजिक प्लेट। आपको ये याद रखना है, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, कि मेटाफेजिक प्लेट कौन से फेज में बनता है। तो फेज के अंदर मेटाफेजिक प्लेट बनती है जिसमें सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाते हैं और सेंट्रोसोम से जो स्पिंडल फाइबर है विल बी अटैच्ड टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। दिस विल कंप्लीटली हैपन इन द मेटाफेज फेज। और मेटाफेज के अंदर आप क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को बहुत अच्छे से स्टडी कर पाते हो, क्योंकि मेटाफेज स्टेज के अंदर आप क्रोमोसोम को बहुत अच्छे से माइक्रोस्कोप में देख पाओगे। सबसे ज्यादा कंडेंस अगर क्रोमोसोम किसी फेज में होता है तो वो है मेटाफेज। प्रोफेज में भी इतना क्लियर नहीं दिखता है जितना क्लियरली वो मेटाफेज के अंदर आपको माइक्रोस्कोप में दिखाई देगा। तो एक बार रीड कर लेते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। थ्रू काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम वन पोल एंड इट्स सिस्टर क्रोमेटिड कनेक्ट टू ए स्पिंडल फाइबर फ्रॉम अपोजिट पोल, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप मार्क द स्टार्ट ऑफ द मेटाफेज। जैसे ही न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाएगा प्रोफेज के अंदर, उसके बाद तुरंत बाद में कौन सी स्टेज स्टार्ट हो जाती है? मेटाफेज स्टार्ट हो जाती है। क्रोमोसोमल मॉर्फोलॉजी इज स्टडी मोस्ट इजली हियर। सबसे अच्छे से अगर आपको मॉर्फोलॉजी पढ़नी है क्रोमोसोम की तो आप इसी स्टेज पे पढ़ सकते हो। क्रोमोसोम हैव टू सिस्टर क्रोमेटिड हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर, ये जो कि अभी पढ़ा था। काइनेटोकोर जो होता है वो सीन आपको सरफेस पे दिखाई देता है सेंट्रोमियर के, वो जो कि एक स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है। और काइनेटोकोर सर्व एज द अटैचमेंट साइट फॉर द स्पिंडल फाइबर। और ये आप डायग्राम से भी देख सकते हो कि आपको देखो ये पहले इनको खींच रहे, खींचने के बाद में ये आपको सारे एक सेंटर पे दिख रहे हैं जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। इस इक्वेटर को नाम दिया मेटाफेजिक प्लेट। ओके, तो आज तक का ये पूरा समझ में आया, सभी को अच्छे से क्लियर हुआ? कोई भी अगर इसमें डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, तो मैं उसको फिर से एक वीडियो बना के आपको डाल दूंगा, शॉर्ट्स में डाल दूंगा, अगर कोई भी पार्ट इसका समझ में नहीं आया है तो। ठीक है, तो आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे एनाफेज और टीलोफेज के बारे में। एनाफेज टीलोफेज जैसे ही खत्म होगा आपका माइटोसिस एंड हो जाएगा। हम माइटोसिस की सिग्निफिकेंस देखेंगे कि क्या सिग्निफिकेंस होते हैं माइटोसिस के बाद में। नेक्स्ट लेक्चर में आपका माइटोसिस कंप्लीट हो जाएगा। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।